नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 26 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका सही है, जीन फ्रांकोइस बेन बॉक्समेकर को हाल ही में वोडाफोन समूह का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वोडाफोन समूह की स्थापना हुई थी 1991 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका है लंदन में, और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। ठीक है, तो यह एक ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल जो दी हुई है। और ये हैं जीन फ्रैंकोइस वान बॉक्समेकर, जिनको हाल ही में अभी वोडाफोन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो दर को घटाकर कर दिया गया है 3.35। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में अंतर क्या होता है, या ये होती क्या है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिसमें कोई बैंक आरबीआई से उधार लेती है शॉर्ट टाइम के लिए। क्या होता है इसमें? कोई बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेती है शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों से उधार लेता है शॉर्ट टाइम के लिए। क्या होता है? बैंकों से शॉर्ट टाइम के लिए उधार लेता है। एक बात और, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में बड़ा कौन होता है? रेपो रेट जो है वो हमेशा बड़ी होती है रिवर्स रेपो दर से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स और विभिन्न इंपॉर्टेंट सीरीज आपको मिलती रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स, ये तो डिस्कस कर लिया। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ साझेदारी शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी सही है, यूनिसेफ ने। ठीक है, किसने की है? यूनिसेफ ने। और यूनिसेफ के बारे में अगर हम जानें तो यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड जुड़े इशूज़ को टैकल करती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अभी हाल ही में एयरटेल अफ्रीका के साथ मिलकर यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और उनके परिवार को समर्थन के लिए भागीदारी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। विश्व में सबसे अधिक पीपीई का उत्पादन कौन करता है? तो ऑप्शन इसका सी सही है, चाइना के द्वारा सबसे अधिक पीपीई का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर अब हमारा देश भारत आ गया है। ठीक है, कोविड-19 से पहले क्या था? भारत पीपीई के उत्पादन पर दूसरे देशों पर डिपेंड था, लेकिन अब जो है पीपीई भारत में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट की जा रही हैं, मतलब बनाई जा रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने दो देशों के बीच में संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कितने नए बंदरगाहों का संचालन करने की अनुमति दी है? तो ऑप्शन डी यानी 5 बंदरगाहों का संचालन करने की अनुमति दी है भारत ने अब बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश का मैप हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है बांग्लादेश का मैप इस रिकॉर्डिंग। देखो, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ढाका। उसके बाद बांग्लादेश से संबंधित दो फिजिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी आती है असम से निकलकर, और ठीक, और यहाँ पर ये है गंगा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो बनती है पद्मा। ठीक है, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है यहाँ पर आके मेघना नदी भी मिल जाती है, तो इनकी संयुक्त धारा जो कहलाती है वो कहलाती है मेघना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड फैक्ट। दूसरी बात क्या है कि गंगा को तो पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। जब दोनों मिल जाती हैं और संयुक्त धारा इनकी जब आगे बढ़ती है तो उसको मेघना कहा जाता है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिटगांव पोर्ट, कई बार पूछा गया है कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है। उसके बाद में यहाँ पर खुलना लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, कोलकाता से खुलना के बीच में। ठीक है, रेल कॉरिडोर बनाए जाने की प्रस्तावित है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, जानवी फुकन को हाल ही में फिक्की की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी हाल ही में असम की हैं ये जानवी फुकन। इनको
फिक्की की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिक्की की स्थापना कब हुई थी जान लेते हैं। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, यानी 1927 में, ठीक है। और यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तो उनके लिए कितनी अंतरिम सहायता दी है। तो अंतरिम सहायता दी गई है, ऑप्शन सी सही है, 1500 करोड़ की अंतरिम सहायता दी गई है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल, सॉरी एक मिनट, ये बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल हमारा, और इसके साइड में है यहाँ पर नीचे उड़ीसा। बांग्लादेश में भी ये टकराया था। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जमुना और मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं, मेघना कहलाती हैं। यहाँ पर इसको कहा जाता है जमुना और यहाँ पर इसको गंगा को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश के काहेमिदियों को स्टॉक एक्सचेंज के हटाने का विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। चीन के जो काहेमिदी स्टॉक को हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है। तो ऑप्शन हमारा जो ए सही है इसका, ओएनजीसी के साथ मिलकर एनटीपीसी अब क्या करेगा, ओएनजीसी के साथ मिलकर एनटीपीसी अब अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं उनके लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करेगा अब, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हो गया अभी हाल ही में, तो वो किस दल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे ये नेपाल सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कब बनाया जाएगा। तो ऑप्शन इसका हमारा ए सही है, 2020 में मनाया जाएगा जैव विविधता के लिए सुपर ईयर। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जैव विविधता दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, 22 मई को, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2020 की जो वर्ष है वो जैव विविधता के लिए सुपर ईयर घोषित की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ फैक्ट्स में। अगला, उसके बाद जैव विविधता के लिए जो रणनीतिक योजना बनाई है संयुक्त राष्ट्र ने, उसको 20 प्लान कहा गया है। 20 प्लान उसमें बनाए गए हैं और इसीलिए इस वर्ष 2020 को जैव विविधता सुपर ईयर कहा गया है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की खुदुल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, मणिपुर की है ये खुदुल, मणिपुर की है ये खुदुल पहल, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ये एक एनजीओ की पहल है, ठीक है, एनजीओ की पहल है, इन्वॉय ऑन यूथ। उसके बाद जिसे याला कहा जाता है, याला का मतलब होता है कि सभी को सुविधाएं, मतलब जो भी राहत काम हो पहुंचाया जाए। एनजीओ ने इस पहल के लिए एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों, दैनिक जो डेली बेसिस वर्कर होते हैं उनके लिए, और जो एड्स से प्रभावित लोग हैं उनके लिए भोजन और स्वच्छता की व्यवस्था करवाई है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि कोविड-19 से संबंधित स्वच्छता, सेवा और भोजन को उपलब्ध कराने के लिए खुदुल पहल चलाई गई थी मणिपुर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्राइफेड हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में, ऑप्शन सी सही है। और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसकी स्थापना की गई थी, जो जनजातियाँ होती हैं हमारी, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, उनको सही मार्केट रेट प्राप्त हो, या उनके प्रोडक्टों को ग्लोबल मार्केट और नेशनल मार्केट में उनको आसानी से पहुंचाया जा सके, इसीलिए ट्राइब्स इंडिया के द्वारा ट्राइफेड की स्थापना की गई और ये जनजाति मंत्रालय के तहत काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम भुगतान इक्विटी पूंजी क्या है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती हैं उनके लिए भुगतान इक्विटी पूंजी क्या है, बताइए आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, 100 करोड़ की जो है पूंजी आवश्यक होती है, किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन सी सही है, एक मिनट, ऑप्शन सी सही है इसका, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के बाद नंबर आता है
विनिर्माण का, उसके बाद नंबर आता है कृषि का। सर्विस सेक्टर जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान रखने वाला सेक्टर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी देश के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। देखो, दीर्घकालिक ऋण जो दिया जाता है वो दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए देता है और इसकी टर्म्स और कंडीशन जो है वो काफ़ी कठिन होती हैं। ठीक है, जब किसी देश में फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है तब IMF के द्वारा उसको मदद दी जाती है, सशर्त मदद दी जाती है। और IDA क्या है, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि दीर्घकालिक लोन देता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि FATF का पूर्ण रूप क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो इसका इसकी फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1989 में। कब की गई थी, 1989 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और इसका कार्य क्या था, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता था कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। और 2001 में इसके कार्य को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और टेररिज्म के लिए जो मनी यूज होती है उसको भी, उसके विरुद्ध जो भी नीतियाँ पॉलिसी बनाने का काम भी इसके तहत ला दिया गया। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके सदस्य जो 39 हैं। और इसके जो संस्थापना की थी वो की थी ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने थे 2017 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट वीडियो के ऊपर डिस्कशन पर आधारित था, जो पूछा गया था हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन योजना प्रारंभ की है। तो आंसर है मध्य प्रदेश ने। और आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कब किया गया, कब तक के लिए किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।